Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. क्या आपको ट्रेड करते हुए डिफरेंट पेयर्स की पिप कैलकुलेशन में मसला आता है? यानी कि अगर आप बीटीसी पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे प्राइस डिफरेंट है, गोल्ड पे प्राइस डिफरेंट है, करेंसीज पे प्राइस डिफरेंट है, इंडाइसिस पे प्राइस डिफरेंट है। तो इन सब की पिप कैलकुलेशन में क्या आपको मसला आता है? क्योंकि आपको बताया जाता है कि फोर्थ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वो जो है आपका पिप पॉइंट होता है, लेकिन बीटीसी में तो फोर्थ डिजिट होता ही नहीं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। येन पेयर्स में भी नहीं होता और उसके साथ साथ इंडाइसिस में भी नहीं होता, गोल्ड में भी नहीं होता। तो क्या पिप कैलकुलेशन इतनी आसान और सादा किसी ने आपको बताई है जितनी मैं आज आपको बताने लगा हूँ? और इसके साथ साथ क्या आपने नोट किया है, ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपने नोट किया है कि डिफरेंट ब्रोकर्स पे आपको सेम लॉट साइज पे सेम पिप मूवमेंट्स पे सेम पिप मूवमेंट पे आपको क्या होगा, डिफरेंट प्रॉफिट या डिफरेंट लॉस होगा। जबकि लॉट साइज भी आपका सेम है और आपकी मूवमेंट भी प्राइस में सेम हुई है, बट आपको डिफरेंट लॉस होता है एक, या डिफरेंट प्रॉफिट होता है एक ब्रोकर पे और डिफरेंट प्रॉफिट होता है एक दूसरे ब्रोकर पे। होना तो ऐसा चाहिए ना, जब लॉट भी सेम है, प्राइस मूवमेंट भी सेम है, तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, बट डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज इन दो क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे पिप को एंड पिप वैल्यू को। पिप और पिप वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी रिस्क कैलकुलेशन के लिए, रिस्क रिवार्ड कैलकुलेशन के लिए। ट्रेड लगाने से पहले रिस्क कैलकुलेट करना चाहिए उसके लिए, और ट्रेड लगाने के बाद अपना प्रॉफिट या फिर अपना ब्रेक इवन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आपको पिप्स मूवमेंट लाजमी है। क्योंकि पिप जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ट्रेडिंग की। अगर आप किसी को बताते हैं कि मैंने जो है $100 का प्रॉफिट बनाया है, तो उसको कैसे पता कि आपने कितनी बड़ी लॉट ली है, आपका रिस्क रिवार्ड कितना था? तो अगर आप उसको बता दें कि मैंने 100 पिप्स का प्रॉफिट किया, तो उसके लिए आसान है कैलकुलेट करना कि अगर इसने लॉट लिया 0.01 की, तो 100 पिप्स पे इसको $10 का प्रॉफिट हुआ होगा। पिप वैल्यू उसको पता होगी। तो पिप जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ट्रेडिंग में अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करने की। एंड आफ्टर दैट हम शेयर करेंगे पिप वैल्यू क्या होती है। तो चलें शुरू करते हैं। ये इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है कि ये एक यूनिवर्सल टॉपिक है। कोई भी किसी भी लैंग्वेज से अगर मेरी वीडियो को देखता है, क्योंकि मैं उर्दू बोल रहा हूँ, तो वो यहाँ से पढ़ के भी अपने पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक किसी ने भी फ्री में ये नॉलेज शेयर किया होगा। ये मेरी डेज की रिसर्च है और आफ्टर दैट मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ पिप? पिप क्या होता है? पिप इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस मूवमेंट इन अ करेंसी पेयर। यानी कि पिप किसी भी करेंसी पेयर या किसी भी ट्रेडिंग पेयर में एक स्मॉलेस्ट जो प्राइस मूव होते हैं, पिप से कम की मूव नहीं होती। अगर कोई भी मूव होगी, कम से कम जो है एक पिप की मूव होगी किसी पेयर में, तो स्मॉलेस्ट मूव होती है, इसको एक पिप कहते हैं। यू हैव लर्न टिल नाउ दैट फोर्थ डेसिमल पॉइंट इज अ पिप। अभी तक आपने सीखा होगा कि डेसिमल के बाद, यानी कि इशारिया के बाद, जो नुक्ते के बाद जो फोर्थ डिजिट आता है वो आपका पिप है। बट व्हाट अबाउट येन पेयर्स? दे हैव 3 डिजिट्स और 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। येन पेयर्स के बारे में क्या ख्याल है, जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 2 या 3 डिजिट होते हैं? व्हाट अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर? गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में क्या ख्याल है? गोल्ड में आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट होते हैं, सिल्वर में आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कहीं पे 2 होते हैं, कहीं पे 5 होते हैं, कहीं पे 6 होते हैं, कहीं पे 4 होते हैं। एवरी ब्रोकर हैव द डिफरेंट प्राइस कोड। एंड आफ्टर दैट व्हाट अबाउट द बीटीसी? और बीटीसी के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि वहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद आपको कहीं पे डिजिट्स मिलते हैं, कहीं पे 2 मिलते हैं, कहीं पे नहीं भी मिलते। व्हाट अबाउट द इंडाइसेस लाइक नैस्डैक, US30, US500? वहाँ पे क्या होता है, किसी ब्रोकर में आपको इन इंडाइसेस की जो प्राइस है वो डेसिमल पॉइंट में शो होती है, किसी में नहीं होती। तो अब इतने सारे पेयर्स में आप डेसिमल पॉइंट के बाद फोर्थ जो आपका डिजिट है उसको कैसे देखेंगे, कैसे आप पिप काउंट करेंगे? आप तो कंफ्यूज रहेंगे कि यार मैं चलो मैंने सीखा कि फोर्थ डेसिमल पॉइंट मुझे किस करेंसीज में मिल गया तो मेरा पिप काउंट हो गया, बट दूसरे में नहीं हुआ, तो मैं कैसे करूँ? सो इज देयर एनी यूनिवर्सल फार्मूला टू काउंट द पिप्स ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट? तो क्या कोई ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला है जिससे मैं हर पेयर का जो है पिप काउंट कर लूँ इजिली? मुझे बार बार पिप कैलकुलेटर ना खोलना पड़े, मैं अपने कैलकुलेटर से जो फिजिकल मेरे पास रखा है उससे मैं हर पेयर की पिप कैलकुलेशन कर लूँ बिफोर टेकिंग द ट्रेड। यानी कि ट्रेड लेने से पहले मैं अपना रिस्क काउंट कर लूँ, रिवार्ड काउंट कर लूँ, ताकि मेरी रिस्क रिवार्ड रेशो मुझे दिख जाए, मैं प्रॉपर अपने अकाउंट को मैनेज करके चलूँ। सो येस, ट्रेड ट्रैक गोना रिवील दैट। ट्रेड ट्रैक आपको बताएगा ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला। For instance, you are trading an instrument like crypto, CFDs, forex और indices. For example, आप जो है गोल्ड को या क्रिप्टो को या forex या indices को ट्रेड कर रहे हैं। You just need to count the first 5 digit of the price. आपको पहले 5 डिजिट काउंट करने हैं। आपने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है, इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है, पहले 5 डिजिट काउंट करना है। लाइक इन BTC 33,190.20, ये BTC की पॉइंट है 33,190.20। व्हाट इज द फिफ्थ डिजिट? पांचवा डिजिट यहाँ पे कहाँ है? सो 33,190.20। यहाँ पे आप देखेंगे जीरो जो हाईलाइटेड है 33,190.20 में, ये जीरो हाईलाइटेड है।
हाईलाइटेड जीरो इज द फिफ्थ डिजिट, सो इट्स अ पिप, यानी कि पांचवा जो डिजिट होगा, आपने कोई भी पेयर भी ट्रेड करें, आप दुनिया का कोई पेयर उठा लें, आप ट्रेड करें, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो, गोल्ड, आप कह लें करेंसीज, कुछ भी ट्रेड करें, आपने पहले 5 डिजिट गिनने हैं, यानी कि आपने इशारिया को यानी कि डेसिमल पॉइंट को आपने इग्नोर करना है। फर्स्ट 5 डिजिट गिने, जो फिफ्थ डिजिट होगा वो आपका पिप होगा, यानी कि पिप पॉइंट होगा। If price moves from 33,190.20 to 33,195.20, it's a 5 pip move, यानी कि अगर प्राइस जो है 33,190.20 से 33,190.20 से 33,195.20 तक मूव करती है, तो ये 5 पिप मूव है। कैसे? आपका फिफ्थ डिजिट पॉइंट कौन सा था? ये जीरो, यानी कि ये वाला जीरो। अब ये जीरो से कहाँ पे गई है? प्राइस 5 पे। जीरो से 5 अगर आप देखें तो ये 5 डिजिट्स की मूव है, 5 पॉइंट्स की मूव है, तो ये 5 पॉइंट्स की जो मूव है ये 5 पिप मूव होगी, क्योंकि ये जो फिफ्थ डिजिट है आपका, ये आपका पिप है। तो इसमें एक डिजिट की अगर मूव आएगी, एक पॉइंट की मूव आएगी, तो वो आपका 1 पिप मूव होगी। जैसा कि यहाँ पे 5 डिजिट की मूव आई है, तो ये 5 पिप मूव है। ओके, एंड आफ्टर दैट लाइकवाइज इन द गोल्ड प्राइस 1945.20, वेयर फिफ्थ डिजिट, वेयर इज द फिफ्थ डिजिट? गोल्ड की प्राइस में 1945 या 20 इस टाइम प्राइस है फॉर एग्जांपल, तो फिफ्थ डिजिट कहाँ पे बन रहा है? 1945.20 हाईलाइटेड 2 इज फिफ्थ डिजिट, सो इट्स अ पिप, यानी कि हाईलाइटेड जो 2 आपको शो हो रहा है, ये आपका फिफ्थ डिजिट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेड जो 2 है ये फिफ्थ है, ये 1 2 3 4 ये 5, ये फिफ्थ डिजिट है आपका। तो ये जो 2 है ये आपका पिप होगा। अगर इस 2 को आप 3 कर दें तो यहाँ पे आपकी 1 पिप मूव होगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्राइस मूवमेंट फ्रॉम 1945.20 टू 1945.70 इज 5 पिप मूव। तो अब प्राइस देखें, अगर मूव करती है 1945 या 20 से 1945 या 70, तो आपका फिफ्थ डिजिट कौन सा था? ये 2। ये 2 कहाँ से चला गया? 2 से 7 पे चला गया, यानी कि ये 5 पॉइंट्स की मूव है। 5 पॉइंट्स की जो मूव होगी वो आपका क्या होगा? 5 पिप्स मूव। इसी तरह नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। लाइकवाइज इन यूरो यूएसडी प्राइस इज 1.10200, वेयर इज द फिफ्थ डिजिट? तो पांचवा डिजिट का यूरो यूएसडी की प्राइस है इस टाइम 1.1020, ठीक है। तो फिफ्थ डिजिट आप यहाँ कहाँ पे है? ये फिफ्थ डिजिट आपको हाईलाइटेड दिखाया गया है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये फिफ्थ डिजिट है आपका जीरो जो है। तो अब ये फिफ्थ डिजिट जितना, ये फिफ्थ डिजिट जो है ये आपका पिप है। अगर ये 0 से 1 हो जाता है तो इसमें एक पिप की मूव आएगी। मैं आपको हर पेयर के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जो फिफ्थ डिजिट होगा इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट, तो वो आपका पिप होगा। आप किसी भी पेयर में ट्रेड करें तो आप अपने पिप काउंट को इजिली काउंट कर सकते हैं। सो अ प्राइस मूव फ्रॉम 1.10200 टू 1.10250 इज 5 पिप मूव, यानी कि अगर प्राइस यूएसडी की 1.10200 से 1.10250 तक मूव करती है तो ये आपका पिप था, पांचवा डेसिमल पॉइंट। तो ये 0 से 5 पे चले गया, तो कितनी हुई? 5 पिप मूव। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन येन पेयर्स। अब येन के पेयर्स होते हैं जैसे कि जीबीपी जेपीवाई और यूएसडी जेपीवाई। इस तरह के पेयर्स में जो प्राइस होती है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 या 3 आपको दिखाए जाते हैं डिजिट्स। तो इसमें क्या होगा कि आपने मैंने आपको बताया डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है, 5 डिजिट्स काउंट करने हैं। सो इन येन पेयर प्राइस इज 182.55, वेयर इज द फिफ्थ डिजिट? फिफ्थ डिजिट इज हाईलाइटेड लाइक दिस। तो पांचवा डिजिट जो है यहाँ पे हाईलाइटेड है 182.55। ये जो 5 है ये 1 2 3 4 ये 5 है, जो ये आपका पांचवा डिजिट है। अगर इस पांचवें डिजिट को आप मूव देंगे तो ये आपकी 1 पिप मूव होगी। 5 से 6 पे जाता है, 1 पिप मूव होगी। सो अ प्राइस मूव फ्रॉम 182.55 टू 182.60 इज अ 5 पिप मूव। तो अगर येन की जो मूव है 182.55 182.55 से 182.60 तक जाती है, तो कितनी मूव है ये? 55 से 60, यानी कि 5 पॉइंट की मूव है, जो कि आपकी 5 पिप मूव होगी। अब देखें कितने मैंने आपको एग्जांपल दिए, हर पेयर में सेम फार्मूला लगा है। अब इंडाइसेस में आ जाए। इन इंडाइसेस लाइक नैस्डैक प्राइस इज 14,555.50। तो नैस्डैक में आपकी इस टाइम प्राइस फॉर एग्जांपल जो है 14,555.50 है। सो 14,555 हाईलाइटेड 5 इज द डिजिट, फिफ्थ डिजिट हाईलाइटेड 5 इज द फिफ्थ डिजिट एंड अ पिप। तो ये जो इसमें 14,555 में ये पांचवा जो डिजिट है ये हाईलाइटेड है, ये आपका क्या है? फिफ्थ डिजिट है। तो मैंने आपको बताया कि आपने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके फिफ्थ डिजिट काउंट करना है। वो जो फिफ्थ डिजिट होगा वो आपका पिप होगा। अब इसमें क्या होगा? सो यू गॉट द पॉइंट दैट फिफ्थ डिजिट इज अ पिप। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 14,555 से अगर ये जो प्राइस है 14,560 तक जाती है, इफ प्राइस मूव्स फ्रॉम 14,555 टू 14,560,
सो इट्स अ 5 पिप मूव। इसका मतलब है ये सिर्फ 5 पिप की मूव होगी। अगर पांचवा डिजिट 5 पॉइंट मूव करता है तो ये 5 पिप की मूव होगी। सो यू गॉट द पॉइंट दैट द फिफ्थ डिजिट इज अ पिप इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ डिजिट मैंने आपको बताया 1 पिप है। अगर फिफ्थ डिजिट जो मूव करता है तो वो आपको 1 पिप मूव देगा। एंड आफ्टर दैट फोर्थ डिजिट इज 10 पिप्स। अगर तो चौथा डिजिट आप अब 5 डिजिट आपने काउंट कर लिया, अब आप उल्टा गिनती शुरू करें, फिफ्थ से फोर्थ पे आ जाएं। अगर फोर्थ डिजिट मूव करता है 5 से 6 पे तो ये आपका क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस डिजिट फोर्थ डिजिट मूव्स फ्रॉम 5 टू 6, सो दिस इज अ 10 पिप्स मूव। अगर फोर्थ डिजिट मूव करता है तो वो 10 पिप्स मूव है। व्हाट इज द पिप काउंट ऑफ फिफ्थ डिजिट? पांचवें डिजिट की पिप काउंट क्या है? 1 पिप। और फोर्थ डिजिट की पिप काउंट क्या है? 10 पिप्स। एंड आफ्टर दैट थर्ड डिजिट की अगर हम बात करें तो थर्ड डिजिट की जो पिप काउंट है वो 100 पिप्स है। इसी तरह ये वाला 5 अगर ऊपर मूव करता है 1 पॉइंट तो आपकी 100 पिप मूव होगी। ये चीज़ें आपने क्लियर कर लेनी। इस तरह से आपको पिप कैलकुलेशन में कभी मसला नहीं आएगा। एंड सेकंड डिजिट इज 1000 पिप्स। अगर ये सेकंड डिजिट जो है वो ये देखें 14,000 से अगर ये 15,000 पे चली जाती है तो इट्स अ 1000 पिप्स मूव। अगर तो सेकंड डिजिट मूव होता है तो आपकी 1000 पिप्स की मूव होगी। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियरली एग्जांपल में समझा रहा हूँ। देखें गोल्ड की हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे प्राइस है 1940.20 1940 से अगर 20 है। मैंने आपको क्या बताया 1 2 3 4 एंड ये 5, फिफ्थ डिजिट जो है आपका पिप होगा। तो फिफ्थ डिजिट क्या है, इसकी जो पिप काउंट है वो 1 पिप है। अगर ये 1 पॉइंट मूव करता है तो 1 पिप की मूव होगी। फोर्थ डिजिट सॉरी ये फोर्थ डिजिट आ गया। फोर्थ डिजिट जो है इसकी वैल्यू जो है 10 पिप्स है। अगर ये 0 से 1 यानी कि 1 पॉइंट मूव करता है तो ये 10 पिप्स मूव होगी। एंड आफ्टर दैट जो ये आपका थर्ड डिजिट है, थर्ड डिजिट जो है ये आपका बेयर करता है 100 पिप्स। इसकी वैल्यू है 100 पिप्स। अगर ये 4 से 5 पे मूव करता है यानी कि 1 पॉइंट मूव करता है तो ये आपकी 100 पिप्स की मूव होगी। एंड आफ्टर दैट ये जो आपका सेकंड डिजिट है ये आपका है ये बेयर करता है 1000 पिप्स। इसकी वैल्यू है 1000 पिप्स। अगर ये 1940 से 2040 हो जाता है यानी कि ये जो 9 है ये 1 पॉइंट मूव करता है तो ये आपका 1000 पिप्स की मूव होगी। इसी तरह अगर 1940 से 1950 पे जाता है यानी कि ये 1 पॉइंट मूव करता है तो ये 100 पिप्स मूव होगी। 1940 से 1941 पे जाता है ये वाला जो आपका फोर्थ डिजिट है ये 1 पॉइंट मूव करता है तो ये आपकी 10 पिप्स मूव होगी। एंड आफ्टर दैट अब पिप्स तो आपने काउंट कर लिए। अब पिप्स कैलकुलेशन से आपको अपना प्रॉफिट का तो अंदाजा नहीं होगा। प्रॉफिट का अंदाजा लगाने के लिए पिप्स को भी आपने लॉट्स देखना है, आपने कितनी लॉट्स लगाई हैं। अब लॉट्स आपकी जितनी होंगी आपके पिप्स उसे मल्टीप्लाई होगी आपका प्रॉफिट आएगा। अब पिप वैल्यू इसके लिए काउंट करना लाजमी है। हर पिप की एक वैल्यू होती है इन डॉलर्स। अगर हम डिस्कस करेंगे ओनली डॉलर के अकाउंट को यानी कि यूएसडी के अकाउंट को, तो यूएसडी में हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे। अगर आपका यूएसडी का अकाउंट है और आपका 100 पिप्स का प्रॉफिट हो रहा है तो व्हाट इज द पिप वैल्यू? पिप वैल्यू डिपेंड करती है आपके लॉट साइज पे। जितना आपका लॉट साइज होगा फिर आप उससे अलाइन करेंगे अपने पिप्स को, फिर आप अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए पिप वैल्यू का समझ आना लाजमी है। तो व्हाट इज द पिप वैल्यू? द वैल्यू ऑफ ईच पिप मूव डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ द ट्रेड। यानी कि अगर आपकी जो पिप वैल्यू है ये डिपेंड करती है कॉन्ट्रैक्ट साइज पे। कॉन्ट्रैक्ट साइज को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पिप वैल्यू को समझने के लिए। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर ट्रेडिंग अ स्टैंडर्ड लॉट आपको पता है कि कहते हैं $1 के लॉट को, 1 लॉट जो है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रैक्ट साइज इन द फॉरेक्स। ईच पिप मूव इज वर्थ $10। अगर आप आपने स्टैंडर्ड लॉट ली हुई है $1 की और एक पिप की मूव होती है तो आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, होगा, फॉर श्योर होगा। इफ यू आर ट्रेडिंग अ मिनी लॉट होती है 0.1 की, ये आपको मिनी लॉट यहाँ पे ये आपकी मिनी लॉट आ गई। इफ यू आर ट्रेडिंग अ मिनी लॉट विच इज 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड लॉट, ईच पिप मूवमेंट इज वर्थ S1 यानी कि $1। तो अगर आप 0.1 की यानी कि मिनी लॉट 0.10 की ट्रेड करें 0.10 की तो आपकी एक पिप की मूवमेंट में आपको $1 का प्रॉफिट या लॉस फॉर श्योर होगा। सिमिलरली इफ यू आर ट्रेडिंग अ माइक्रो लॉट होती है 0.01 की, 0.01 की ये माइक्रो लॉट है आपकी, विच इज 100 ऑफ द स्टैंडर्ड लॉट। ईच पिप मूवमेंट इज वर्थ $0.10 यानी कि 10 सेंट्स। अगर आप 0.01 की एक ट्रेड ले रहे हैं और 1 पिप मूवमेंट आता है प्राइस में तो आपको 10 सेंट्स का फॉर श्योर प्रॉफिट एंड लॉस होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको मैंने यहाँ पे शो कराया है 0.01 की माइक्रो लॉट है। माइक्रो लॉट जो है इस पे 0.10 यानी कि 10 सेंट्स इसकी वैल्यू होती है पर पिप। और ये आपकी मिनी लॉट है। मिनी लॉट में सॉरी $1, यस $1 मिनी लॉट में $1 पर पिप आपका जो है पिप वैल्यू होती है पर पिप। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हैं स्टैंडर्ड लॉट में $10 पर पिप जो है इसकी वैल्यू होती है स्टैंडर्ड लॉट में।
but you may have noticed different profit or loss for same lot, same pairs, same pips move on different brokers. Why is that? ये जैसा कि मैंने आपको पहले शुरू में वीडियो के बताया है कि आप एक ब्रोकर पे लेते हैं सेम लॉट सेम प्राइस पे ट्रेड, दूसरे ब्रोकर पे भी आपने सेम लॉट सेम प्राइस पे वो ट्रेड ली है और आप सेम प्राइस पे उस दोनों ट्रेड्स को कट करते हैं, बट दोनों ब्रोकर्स में जो आउटकम होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, वो डिफरेंट होगा। कभी कभी ऐसा होता है। वो क्यों होता है? वो होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज की वजह से। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट साइज? अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है। In simple terms, contract size is the number of units of the base currency that you are buying or selling in a forex trade. तो contract size क्या होता है? Number of units of the currency in a trade. आप एक जब ट्रेड लेते हैं तो आप सेल या बाई करते हैं तो आप एक किस्म का उस करेंसी के यूनिट्स जो है या उस कह लें गोल्ड है, गोल्ड के यूनिट्स, या फिर ऑयल है, ऑयल के बैरल्स, या फिर आप कह लें सिल्वर के यूनिट्स। तो इसी तरह आप जो चीज़ ट्रेड कर रहे होते हैं उसके यूनिट्स को आप बाई या सेल करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट साइज में आपको गिवन होता है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लेंगे तो आपको इतने यूनिट्स सेल या बाई करने को मिलेंगे। वैसे जो आप कह लें कि नॉर्मल होता है स्टैंडर्ड लॉट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट साइज, वो होता है 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स पर स्टैंडर्ड लॉट। यानी कि आप अगर एक स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हैं तो आपको 1 लाख यूनिट्स मिलते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें क्या है कि द कॉन्ट्रैक्ट साइज इन फॉरेक्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकर एंड द अकाउंट टाइप। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो ब्रोकर और अकाउंट टाइप पे डिपेंड करता है। अगर इसकी वजह से चेंज भी हो सकता है। ब्रोकर और अकाउंट टाइप की वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो चेंज हो सकता है। इन जनरल ब्रोकर ऑफर डिफरेंट अकाउंट टाइप्स विद वेरियस कॉन्ट्रैक्ट साइजेस टू कैटर टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट ट्रेडर्स। अब आमतौर पे क्या होता है, डिफरेंट अकाउंट टाइप्स ब्रोकर देते हैं एंड वेरियस कॉन्ट्रैक्ट साइज भी देते हैं। यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट साइज भी आपको डिफरेंट दिए जाते हैं क्योंकि हर ट्रेडर की जो ज़रूरत होती है वो डिफरेंट होती है। किसी का रिस्क कम होता है, किसी का रिस्क ज़्यादा होता है, किसी की इन्वेस्टमेंट कम होती है, किसी की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। अगर आपने एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइज को ट्रेड करना है तो उसके लिए फॉर श्योर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपने एक छोटे कॉन्ट्रैक्ट साइज को ट्रेड करना है तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट साइज से आप छोटी अमाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। आपने अगर छोटी अमाउंट से ट्रेड करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज छोटा लेना पड़ेगा। For example, some brokers offer a standard account with a contract size of 1 lakh units of the base currency, while others offer a mini account with a contract size of 10,000 units of the base currency. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट ब्रोकर्स जो हैं वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट साइज देते हैं। किसी में 1 लाख यूनिट्स होते हैं पर स्टैंडर्ड लॉट, किसी में 10,000 यूनिट्स होते हैं फॉर स्टैंडर्ड लॉट्स। अब आपने एक ब्रोकर पे 1 स्टैंडर्ड लॉट ली है किसी भी पेयर में तो वहाँ पे आपको 1 लाख यूनिट्स ऑफ दैट करेंसी मिल सकते हैं। ठीक है। अब एक बंदे के पास 1 लाख यूनिट्स हैं और दूसरे बंदे ने दूसरे ब्रोकर पे जाके वही ट्रेड ली है स्टैंडर्ड लॉट की, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज डिफरेंट है तो उसको कितने मिले? 10,000 यूनिट्स। अब जब 10,000 एक बंदे के पास एक चीज़ 1 लाख की है, एक बंदे के पास 10,000 की है, तो अगर प्राइस मूव करती है तो 1 लाख वाले को ज़्यादा प्रॉफिट होगा या 10,000 वाले को? फॉर श्योर आप कहेंगे 1 लाख वाले को, तो होगा भी 1 लाख वाले को। इसलिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा है तो आपकी पिप वैल्यू जो है बड़ी होगी और आपको ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज छोटा है तो आपकी पिप वैल्यू कम होगी और आपको कम प्रॉफिट या लॉस होगा। इसकी वजह से आपको डिफरेंट ब्रोकर्स पे डिफरेंट प्रॉफिट या लॉस दिखाई देता है सेम लॉट साइज पे। अब ये एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो अटैच किए हैं। ये 2 डिफरेंट ब्रोकर्स हैं जिनका मैंने कंपैरिजन किया है, नाम मैं नहीं लूँगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यो USD का पेयर है, इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है यहाँ पे देखें कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1 लाख और यहाँ पे है 10,000। अब इस पेयर पे अगर मैं 0.01 की लॉट लूँ और इस ब्रोकर पे और इस ब्रोकर पे, तो दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस में एक ह्यूज डिफरेंस होगा क्योंकि 1 लाख और 10,000 में काफ़ी डिफरेंस है। 10,000 इज 10% ऑफ 1 लाख। तो एक जगह पे आपको 10,000 यूनिट्स मिल रहे हैं, एक जगह पे आपको 1 लाख यूनिट्स मिल रहे हैं। तो जब 1 लाख यूनिट्स आप बाय करते हैं तो आपको, सॉरी स्टैंडर्ड लॉट की बात करूँ मैं, और स्टैंडर्ड लॉट अगर लूँगा तो अगर आप 1 लाख यूनिट्स हैं आपके पास तो प्राइस जब मूव करती है तो आपको 1 लाख यूनिट्स की प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा या नुकसान होगा। जबकि अगर आपके पास 10,000 है तो ओनली 10,000 का होगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट या लॉस कम रहेगा और 1 लाख वाले में आपका प्रॉफिट या लॉस ज़्यादा होगा। एंड आफ्टर दैट अगर हम एग्जांपल लें गोल्ड की, गोल्ड आपने देखा होगा आप जिस भी ब्रोकर पे ट्रेड करते हैं आपको इसका जो प्रॉफिट या लॉस है वो आपको सेम दिखाई देता है। इसकी वजह क्या है? इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है तकरीबन हर ब्रोकर पे सेम होता है। अब यहाँ पे देखें तो कॉन्ट्रैक्ट साइज है 100 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का। अगर आप गोल्ड में $1 की लॉट ले रहे हैं तो उसका मतलब है आप 100 यूनिट्स जो हैं गोल्ड के बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो दूसरे ब्रोकर पे भी 100 कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट और लॉस सेम रहेगा, बट थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होगी वो जो स्प्रेड या प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ी सी मिनिमल डिफरेंस आ सकता है प्रॉफिट या लॉस में, बट ह्यूज डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि यूनिट सेम है।
अब बीटीसी का आपने नोट किया होगा, बीटीसी जब आप ट्रेड करते हैं तो एक ब्रोकर पे आप ट्रेड करते हैं तो आप आपकी $100 से भी $100 अगर आपका अकाउंट बैलेंस है तो आपकी लॉट लग जाती है, ट्रेड लग जाती है। बट दूसरे अकाउंट में आपके पास दूसरा ब्रोकर है, उसमें आपके $100 हैं, फिर भी आपकी ट्रेड नहीं लगती। उसकी रीज़न क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज देखें तो एक ब्रोकर में है 2000 का, एक में है 1 का। अब जहाँ पे आपको 2000 यूनिट्स मिल रहे हैं, ये दिस वन मीन्स 1 लाख आई थिंक सो, जहाँ पे आपको 2000 यूनिट्स मिल रहे हैं वहाँ पे आप 100 के अकाउंट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ पे आपको 1 लाख यूनिट्स मिल रहे हैं तो 1 लाख यूनिट्स को बाय करने के लिए आपका अकाउंट बैलेंस भी तो बड़ा होना चाहिए, या फिर आपकी कह लेंगे एक तो आपका अकाउंट बैलेंस बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट बैलेंस नहीं है तो आप लेवरेज इंक्रीज कर सकते हैं। लेवरेज इंक्रीज करने से आप एक किस्म का आपको बाइंग पावर ज़्यादा मिल सकती है। तो इस डिस्कशन को अगर कंक्लूड करें तो डिफरेंट ब्रोकर्स हैव डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, दैट्स व्हाई दे हैव द डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द सेम प्राइस। So to conclude the discussion, we can say that pip count is the same for every pair and broker, but the pip value is different for different pairs and brokers. अब मैंने जो आपको pip count का फार्मूला बताया ये हर ब्रोकर पे काम करेगा, हर पेयर पे काम करेगा, ये फार्मूला सेम है। तो pip count तो आपका हर ब्रोकर या हर कह लें पेयर पे सेम होगा, लेकिन जब आप डिफरेंट ब्रोकर पे ट्रेड करेंगे, किसी का रिजल्ट कोई आएगा प्रॉफिट का, किसी का रिजल्ट कोई आएगा, तो आप कहेंगे कि ये जो फार्मूला है ये गलत है क्योंकि पिप काउंट मेरा गलत है। बट आपका पिप काउंट सेम है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट साइज, हर ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट साइज डिफरेंट है, इस वजह से आपका प्रॉफिट या लॉस डिफरेंट हो सकता है। तो पिप काउंट तो आपने कर लिया, बट उससे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट साइज भी देखना है। कॉन्ट्रैक्ट साइज देखने के बाद आप अपना पर पिप वैल्यू निकाल के आप अपने यानी कि इन डॉलर्स अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। पिप्स में तो एक अलग से हो गया, उसके बाद इन डॉलर्स भी तो आपने कैलकुलेट करना है। तो ये चीज़ थी जो आपको समझानी थी कि हर ब्रोकर पे अलग अलग प्रॉफिट या लॉस क्यों होता है, और हर ब्रोकर पे किसी ब्रोकर पे मैं $50 के अकाउंट से ट्रेड कर सकता हूँ, बीटीसी पे किसी पे नहीं कर सकता, उसकी वजह जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। दिस इज़ नॉट अ कॉपी पेस्टेड मटेरियल, दिस इज़ माई ओन रिसर्च। ये मेरी अपनी रिसर्च है जिस पर डेज लगे हैं, तो मैंने सोचा है आपसे ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज फाइंड करने के बाद आप जो है अपना पिप वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी तो आपने अपने पिप्स काउंट किया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइज देखा ब्रोकर का, अब उस कॉन्ट्रैक्ट साइज से आप पिप वैल्यू कैसे निकालेंगे। पिप वैल्यू निकालने के बाद ही आप अपना इन डॉलर्स गेन या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके डॉलर्स में। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और सेकंड पार्ट के लिए लाजमी कमेंट कीजिएगा, तो ताकि मैं सेकंड पार्ट बना दूं इसका। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।